ओके। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। तो आज विद्या शक्ति के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज बच्चे हम 7वां चैप्टर पढ़ेंगे अपना, जंतुओं में और पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके बारे में आज बहुत सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो हर रोज की तरह आज हम क्या करेंगे, एक सुविचार क्या है आज का वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं आज का सुविचार क्या है। आज का सुविचार है, हर असफलता एक नया सबक है और हर सबक एक नई सफलता की कुंजी है। एवरी फेलियर इज अ न्यू लेसन एंड एवरी लेसन इज अ की टू न्यू सक्सेस। तो बेटा, आपको कभी भी कोई असफलता होती है तो उससे कभी भी परेशान मत होइए, उससे कभी भी घबरा कर बाहर मत भागिए, उसका सामना कीजिए। क्योंकि हर बार आपको जो जो असफलता मिलती है वो आपके जीवन के लिए एक नया सबक होता है, एक नया लेसन होता है। उससे हमें बहुत कुछ सीखना होता है। बहुत बहुत कुछ हम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में उनसे सीखते हैं। अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी असफलताओं से सीखते हैं। और इन्हीं असफलता से नया सबक लेकर हम क्या करते हैं, हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। यानी कि हम इससे सबक लेकर, अपने असफलताओं से, अपनी गलतियों से सबक लेकर हम सफलता की ओर जाते हैं। और यही सफलता की कुंजी है। तो इसी शुभ विचार के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज का क्लास में आज क्या क्या बातें करेंगे हम लोग। हम बात करेंगे परिसंचरण के बारे में। पौधों में, पादपों में, जीवों में, अन्य जंतुओं में किस तरह से परिवहन होता है, क्या है परिवहन, क्या है ट्रांसपोर्टेशन, क्या है परिसंचरण, इसमें कौन कौन से अंग जो है हमारे शरीर के काम आते हैं या फिर उसमें कार्यरत होते हैं, ये सभी हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो बेटा, आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे जीव रहते हैं, है ना। और हम सबको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जो भी सजीव होते हैं हमारे आसपास, हम सभी को जीवित रहने के लिए किन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, हमारे बेसिक नीड्स क्या क्या है बच्चे। भोजन है, जल जल है, ऑक्सीजन है ना। तो इनकी जो ये आवश्यकताएं होती है, ये आवश्यकताएं हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। और हमें क्या होता है, जब हम भोजन खाते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं, जब हम पानी पीते हैं या जल को पीते हैं या फिर हम वायु को ग्रहण करते हैं, तो उस समय क्या होता है, ये देखो। भोजन, जो मैंने आपको बताया, हमारे बेसिक नीड्स है ना। भोजन, जल तथा वायु। तो ये सभी, ये तीनों चीजें जो है हमारे शरीर में, क्या होता है बेटा, इन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। तो ये क्या होता है बेटा, हमारे शरीर के शरीर के विभिन्न अंगों तक, ठीक है, विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। ओके। तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ये कैसे पहुंचते हैं बच्चे। अब ये हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंच गए, है ना। उसके बाद देखो, शरीर में कुछ अपशिष्ट होते हैं। शरीर के अंगों में जो अपशिष्ट होता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उसको भी क्या होता है, उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो जंतुओं में या पौधों में भोजन, जल तथा वायु को शरीर के अंगों तक पहुंचाना तथा शरीर के अंगों में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना, यानी कि शरीर से बाहर निकालना, उसको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है बच्चे।
क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वो हमारे शरीर में पड़े रहेंगे तो हमारा शरीर जो होगा वो बीमार हो जाएगा, है ना। तो उनको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो अब ये सब क्रियाएं, ये सब कार्य जो है हमारे शरीर का कौन सा अंग करता है, आप जानते हैं? जी हाँ, हमारे शरीर में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जो हमारे शरीर के अंदर भोजन, जल तथा वायु को अन्य अंगों तक या सभी अंगों तक पहुंचाते हैं, और जो शरीर में बने हुए अपशिष्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करती है। उस तंत्र को, उस सिस्टम को हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं बच्चे उसको हम? परिसंचरण तंत्र अथवा सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहा जाता है उसको? परिसंचरण तंत्र। यानी कि भोजन, जल, वायु, इन सभी का हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक, विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, तथा हमारे शरीर में जमे हुए अपशिष्ट को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? परिसंचरण तंत्र अथवा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। तो आज हम अपने क्लास में परिसंचरण सिस्टम के बारे में या परिसंचरण तंत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तैयार है सभी? चलिए, तो क्या है हमारे पास? हमने क्या बोला अभी आपसे? वो कौन सा तंत्र है? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र अथवा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके। अब बच्चे, ये जो परिसंचरण तंत्र होता है, जैसे कि आपने पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था हमने, है ना? पढ़ा था ना? श्वसन और श्वसन अंगों के बारे में हमने बात की थी। तो श्वसन अंग कौन से हैं? हमारे लंग्स आते हैं उसमें। और क्या आते हैं बेटा? लंग्स यानी कि फेफड़ों का कार्य होता है ना। हमारी श्वास नलिकाएं आती है, डायफ्राम का कार्य रहता है। तो ये परिसंचरण तंत्र में क्या क्या आते हैं बच्चों, बता सकते हो? देखो बेटा, परिसंचरण तंत्र अथवा हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें सबसे मेन ऑर्गन जो होता है वो हमारा हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट यानी कि हृदय। क्या होता है बेटा? हृदय। हार्ट यानी हृदय, ये हमारे परिसंचरण अथवा सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। हृदय के साथ कुछ और अंग भी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रक्त वाहिनियां। क्या कहते हैं उन्हें हम? रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। ओके। तो हृदय और रक्त वाहिनियों से मिलकर ही हमारा परिसंचरण तंत्र बनाता है। ठीक है, हृदय और हमारी रक्त वाहिनियों से मिलकर हमारा परिसंचरण तंत्र बनाता है। ये बातें सभी को क्लियर हो गई है? चलिए, तो परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? किसकी बात करेंगे? रक्त की बात करते हैं। ओके, रक्त की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तैयार है सभी बेटा? चलिए, तो हम देखते हैं रक्त के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त अथवा ब्लड के बारे में। ओके, करें? चलिए बेटा, तो रक्त क्या है बच्चों? आप जानते हो रक्त? देखा है आपने रक्त? देखा है बेटा? जब भी हमारा शरीर में कोई चोट आती है, हमारे शरीर में किसी कारण कोई जो है कट जाता है, हमारा हाथ या कोई भी भाग हमारा कट जाता है, तो क्या होता है? आपने देखा होगा कि उसमें से रक्त या रुधिर बाहर निकलने लगते हैं, है ना? देखा है ना आपने? कहीं पर चोट लग जाती है तो क्या होता है? सबसे पहले वहां से खून निकलता है, जिसे हम रक्त कहते हैं अथवा रुधिर कहते हैं, वो बाहर निकलता है, या ब्लड जो है वो बाहर निकलता है। अब ये रक्त क्या है बच्चों?
रक्त क्या है? रक्त जो है वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में से प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ब्लड क्या है बेटा? ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, रक्त वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स। तो रक्त, ब्लड क्या है? एक तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? एक फ्लूइड नेचर का एक पदार्थ होता है, ये द्रव होता है। हाँ, या द्रव होता है जो किससे बहता है? ऐसे नहीं कि हमारे शरीर में पूरा ऐसे रक्त ऐसे बह रहा है फालतू में इधर उधर करके, नहीं। वो किसमें से होकर जाता है बेटा? रक्त वाहिनियों से होकर जाते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल से होकर जाते हैं। चलिए, अब ये क्या करता है? यह पाचित भोजन को छिद्रांत्र से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। देखो बेटा, हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हमारा डाइजेशन होता है या नहीं होता है? होता है। तो डाइजेशन जब होता है तो जो छोटी आंत होती है हमारी, छोटी जिससे हम शुद्रांत कहते हैं, उसमें से जब भोजन पूरा पच जाता है तो वो ये ब्लड के द्वारा ही यानी कि रक्त के द्वारा ही वो क्या करता है? उन पोषक तत्वों को शरीर के अन्य अंगों तक या बाकी अंगों तक पहुंचाता है। तो यह पाचित भोजन को या डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां तक ले जाता है? टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, दूसरे भागों में ये ले जाता है। अब देखो, जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन के टाइम पर क्या होता है? फेफड़ों से हम लेते हैं ना, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन युक्त हवा को, वायु को अंदर लेते हैं। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। ओके, तो क्या करता है ये? लंग्स से ऑक्सीजन को जो है वो कैरी करता है लंग्स से, फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बाकी जो जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें, उस लंग्स में से वो हर बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को। ओके, अब रक्त जो है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका भी परिवहन करता है। अब देखो, जो हमारा वेस्ट होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे वेस्ट होते हैं, है ना? तो जैसे कि डाइजेशन के फलस्वरूप कुछ वेस्ट हो गए या फिर अन्य प्रोसेस के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये रिमूव करने का कार्य भी करता है। तो रक्त शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में उनका परिवहन भी करता है। तो एक छोटी सी जानकारी आपको प्राप्त हो गई कि ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या क्या कार्य करता है। क्या करता है? रक्त जो है, पहला तो ये कि रक्त क्या है? रक्त वो तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों से प्रवाह यानी रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। और ये पाचित भोजन को छिद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन से शरीर के अन्य पार्ट्स में, अन्य भागों में ले जाता है। रेस्पिरेशन के समय या श्वसन के समय फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। और रक्त शरीर में बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को या हमारे अनवांटेड जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं हमारे बॉडी के, उसको एक्सक्रीट करने में, उसको बाहर निकालने में, उसके परिवहन में भी क्या करता है? सहायता करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा? क्लियर हो गई है? चलिए, अब अगर हम रक्त की बात करें तो रक्त में जो है 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती है रक्त में? रक्त जो है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, तो उन कोशिकाओं के नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूं। ओके, तो रक्त में जो है ब्लड सेल्स भी होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स भी होते हैं, वो मैं बाद में आऊंगी। पहले मैं ये बताती हूँ आपको कि रक्त जो होते हैं, प्लाज्मा भी होता है, ब्लड सेल्स भी होता है। ठीक है, ब्लड जो है अगर हम बोले तो ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाओं से, और प्लाज्मा जिसको हम प्लाज्मा ही कहते हैं हिंदी में, प्लाज्मा से निर्मित होता है, यानी कि इन दोनों से मिलकर जो है ब्लड बनता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्लड सेल्स अथवा रक्त कोशिकाओं की। ठीक है, तो रक्त कोशिकाएं जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की होती है। वे कौन कौन सी है आप जानते हैं? जानते हो बेटा? तो बताइए मुझे कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सॉरी,
पहला होता है लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं। अंग्रेजी में लाल रक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जानते हैं आप लोग? जी हाँ, रेड ब्लड सेल्स। क्या? रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? RBC करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा? RBC। ओके, चलिए अब दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? वो है श्वेत रक्त कोशिकाएं। कौन सा? श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। वाइट ब्लड सेल्स। और इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं बेटा? WBC करके लिखते हैं। WBC शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। अब तीसरा जो प्रकार होता है वो कौन सा प्रकार होता है? उसको क्या कहा जाता है जानते हो? उसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या क्या कहते हैं बेटा? उसको हम प्लेटलेट्स अथवा पट्टिकाणु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पट्टिकाणु अथवा प्लेटलेट्स कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इसको? प्लेटलेट्स। ठीक है। तो आपने देखा, जो ब्लड है, जो रक्त है, उसकी उसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी कोशिका? एक तो लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, RBCs। श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC अथवा व्हाइट ब्लड सेल्स। पट्टिकाणु अथवा प्लेटलेट्स। तो ये तीनों आपने याद रखना है। ओके। अब इन तीनों के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हमें प्राप्त करनी है ना? अच्छी तरह से पढ़ना है कि ये क्या क्या है, इसकी विशेषताएं, कि इनकी विशेषताएं क्या है, देखना है ना आपको। चलिए देखते हैं। तो हम लोग रक्त की बात कर रहे थे, है ना? तो रक्त जो है, देखो, विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार से हमारे शरीर में ले जाता है, लेकर आता है शरीर के अंदर। रक्त जो है एक तरल से बना होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लड को। यहाँ पर ब्लड जो यहाँ पर ऊपर देख रहे हो आप लोग, एक थोड़ा सा हल्का सा पीला और सफेद रंग का एक दो जो द्रव होता है, तरल जो होता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। और उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। क्या होता है बेटा? बहुत सारी कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं? मेनली तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है। वो अभी मैंने आपको बताया है ना। तो सबसे पहला हमने बात की थी लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में। तो रक्त का एक प्रकार की जो कोशिका है वो RBC है, या लाल रक्त कोशिकाएं हैं। अब जिसमें एक लाल वर्णक होता है बच्चे, वर्णक यानी कि एक पिगमेंट होता है, रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन कहा जाता है। उसको नोट करके रखिए आप। तो लाल रक्त कोशिकाओं में एक लाल रंग का पिगमेंट होता है, लाल वर्णक होता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन जो है, इसका कार्य क्या है? हम्म, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में, अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। ओके। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है बच्चों? हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो जाता है। बाइंड्स विथ ऑक्सीजन और क्या करता है? एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। यानी कि हर बॉडी के पार्ट्स में ये क्या करता है? उसको ले जाता है ना? तो और अल्टीमेटली कहाँ पहुंचा देता है? ये हर कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में ये पहुंचा देता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? जो लाल रंग का वर्णक होता है रेड ब्लड सेल्स में या लाल रक्त कोशिकाओं में, उसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। वो क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके, बाइंड करके शरीर के सभी अंगों तक वो पहुंचाता है।
ओके। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। नोट द पॉइंट बच्चों, उसको नोट करके रखिए। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड अपीयर्स रेड। ठीक है, यानी कि लाल लाल रंग में जो ब्लड दिखता है आपको, अगर आपसे पूछे रक्त का रंग लाल होने का कारण क्या है, तो आप क्या लिखोगे? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, yes, the red pigment known as हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। अब देखो, हीमोग्लोबिन की कमी होने से आपने देखा होगा कई बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, बहुत थके थके से रहते हैं, है ना। बहुत ही सुस्ती महसूस करते हैं, कोई कार्य करने में उनका मन ही नहीं लगता, खेलने कूदने में मन नहीं करता, पढ़ने लिखने में मन नहीं करता, ऐसे उदास से बैठे रहते हैं। तो क्या होता है बेटा, उन बच्चों में जो है, या बड़े जो बड़े होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे शरीर में बहुत थकावट होती है। क्यों भाई? क्योंकि हीमोग्लोबिन के में कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलता पूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है ना। तो यानी कि आप अगर प्रॉपर फूड नहीं खाएंगे, ऐसे भोजन नहीं करेंगे जिससे कि आपका रक्त बढ़े, है ना, आपका हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है शरीर में ना बढ़े, तो उससे क्या होगा बच्चे? उससे जो है आपके शरीर में थकावट आ सकती है। ये थकावट क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर में क्या नहीं हो पाती? हाँ, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही वो चीज है या वो पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को हमारी हर कोशिकाओं तक पहुंचाती है। और आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि जब तक ऑक्सीजन हमारे सारे शरीर के कोशिकाओं में ना आ जाए, हमारे शरीर को काम करने की या एनर्जी जो है नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए। अब रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें हम श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC कहते हैं। अन्य कोशिकाएं, जैसे कि रेड ब्लड सेल की बात की, जो दूसरी कोशिका है वो है श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम WBC के नाम से जानते हैं। अब इसका कार्य क्या है बच्चों? ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, यानी कि जो WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, उनका कार्य क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, क्या करती है ये? यस, इट फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो बाहर से जो रोगाणुओं का प्रवेश होता है, उसको नष्ट करने का कार्य, उसको क्या करता है? उसको नष्ट कर देता है, उसको उसके अगेंस्ट जो है फाइट करता है, हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। तो WBC का कार्य क्या है, समझ में आया आप सभी बच्चों को? चलिए, अब बेटा, आपके बुक में जो कैरेक्टर है बूजो, है ना, बूजो को सभी जानते हो। बूजो ने क्या किया? बूजो खेलते खेलते एक समय जो है गिर गया। ठीक है, वो खेल रहा था जोरों शोर से और वो गिर गया, और उसके घुटने में क्या हो गई? चोट लग गई। क्या हो गया उसको? घुटने में चोट लग गई। अब कटे हुए स्थान से क्या होने लग पड़ा? आप जानते हो, जब चोट लग जाती है, हमारे शरीर में कोई भाग कट जाता है, तो वहां से रक्त बहने लगता है ना। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना जो है वो अपने आप रुक गया है, और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का धक्का जम गया है। तो क्या देखा उसने? आपने भी देखा होगा, आप जब गिर जाते हो, आपके आपका थोड़ी देर ब्लड आता है, उसके बाद फिर आज क्या होता है बेटा? ब्लड जो है रुक जाता है, और वहां पर एक क्लॉट जैसा कुछ जम जाता है ना, थक्का जो है जम जाता है। अब इसको देखकर तो वो बहुत परेशान हो गया कि क्या हो गया मुझे, ये क्या हो गया? धक्का लग जो है बहुत ही ज्यादा जो है वहां पर कुछ जमा हुआ है। अब वो परेशान हो गया, उसको समझ में नहीं आया ये क्या है। आपको समझ में आता है ये क्या है? जब आपकी का ब्लड बहता है, थोड़ी देर बाद वहां पर एक क्लॉट सा जम जाता है, ऐसे जमाव सा आ जाता है। तो रक्त का धक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति का कारण होता है। बेटा, रक्त में जो तीसरे प्रकार की जो कोशिकाएं, जिसे हम क्या कहते हैं? पट्टिकाणु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम पट्टिकाणु कहते हैं ना। तो पट्टिकाणु या जो प्लेटलेट्स होते हैं, उन्हीं के कारण क्या होता है? हमारे रक्त का जो बहाव होता है, जो ओवरफ्लो होता है, उसको रोकने का कार्य कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो हमने आज देखा
कि 3 प्रकार की जो रक्त कोशिकाएं होती है वो उनके स्वभाव क्या होते हैं, उनके विशेषताएं क्या होती है। तो रक्त जो है जो प्लाज्मा और ब्लड सेल से यानी कि रक्त कोशिकाओं से बना होता है। उसके अंग कौन कौन से कोशिकांग होते हैं उसमें बेटा? पहला तो होता है आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं, जो लाल, जिसमें एक लाल वर्णक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके, संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। ठीक है, चलिए। अब हीमोग्लोबिन जो है वो उसकी उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल रंग होता है। और हीमोग्लोबिन की कमी अगर हो गई है हमारे शरीर में, तो शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है और हमें थकावट होना शुरू होती है। हम थक जाते हैं, हमें कोई काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता है ना, और बीमार भी पड़ जाते हैं। और रक्त में कुछ और कोशिकाएं होती है जिसे रक्त कोश कौन से श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या कार्य करते हैं बेटा? ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और रक्त का धक्का बनना, ब्लड का क्लॉट बनाना, ये किस ब्लड सेल का काम है, किस रक्त कोशिका का कार्य है बच्चों? बिल्कुल सही, पट्टिकाणु अथवा प्लेटलेट्स का कार्य होता है, जो हमारे शरीर से अधिक रक्त के बहाव को क्या कर देता है? रोकने का प्रयास करता है। तो आपने देखा हमारा जो परिसंचरण तंत्र में जो हमारी रक्त कोशिकाएं हैं उनके क्या क्या कार्य हैं, वो किस तरह से हमारे शरीर के लिए कार्य करती हैं, देखा ना सभी ने? चलिए बेटा, अब जो है हम बात करेंगे, किसकी बात करें बेटा? रक्त वाहिनियों की। तो ब्लड सेल्स के तो बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे रक्त वाहिनियों के बारे में। ओके, तैयार है सभी? तो एक मिनट जरा आपको मैं ये जो ब्लड सेल्स हैं हमारे, इसकी जरा चित्र भी जरा एक और बार जरा दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो आरबीसी अथवा रेड ब्लड सेल का चित्र है बेटा। इसको हम साइंटिफिकली यानी कि साइंस के टर्म्स में इसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो इस टर्म को भी आप पढ़ोगे, इसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल है ये जो चित्र दिखाई पड़ रहा है आपको, ये व्हाइट ब्लड सेल का है। इसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, और ये प्लेटलेट है, प्लेटलेट यानी कि पट्टिकाणु, इसको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। तो ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं, आप बड़े क्लासेस में इसको पढ़ोगे, अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आपने पढ़ना है, याद रखना है, आरबीसी अथवा लाल रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल अथवा श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स अथवा पट्टिकाणु। ओके, इतनी बातें आपने याद रखनी है और इनके जो फंक्शंस हैं उसको भी आपने याद रखना है। याद रखेंगे सभी? चलिए, ओके बेटा, अब हम बात करते हैं रक्त वाहिनियों के बारे में। तो रक्त वाहिनियां जो होती है वो क्या होती है? एक मिनट। परिसंचरण तंत्र में अथवा सर्कुलेटरी सिस्टम में अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ब्लड वेसल्स अथवा रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां, ठीक है, आपको बताया मैंने कि जो ब्लड होता है वो किसमें से होकर जाता है बेटा? ब्लड जो हमारा रक्त होता है वो रक्त वाहिनियों से होकर जाता है। ओके, तो रक्त वाहिनियों के बारे में हम बात करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो मध्य में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों? हृदय दिखाई पड़ रहा है हमारा, है ना? हृदय। और ये जो यहाँ पर आप नीले रंग में और लाल रंग में जो देख रहे हो, ये क्या है? ये रक्त वाहिनियां हैं।
क्या है ये? रक्त वाहिनियां हैं। तो हमारा हृदय और रक्त वाहिनियों से मिलकर ही हमारे परिसंचरण तंत्र का या सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण होता है। देखो, शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, ये इस तरह से क्या करती है? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती है। ठीक है। तो अंतःश्वसन के समय जब आप ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, तो ऑक्सीजन की जो है ताजा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है, आप जानते हैं इसको। और रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। ओके। तो हमारे जो लंग्स होते हैं, जब उसमें श्वास जो है ऑक्सीजन भर जाती है, तो रक्त क्या करता है? इस ऑक्सीजन को परिवहन करके, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है अन्य शरीर के भागों में। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। ऑक्सीजन जो है क्या करता है? वो ब्लड के साथ जाता है, सारे सेल्स में पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये बाहर भी तो निकालना है। इस रक्त को वापस हृदय में ले जाया जाता है, जहां से ये फेफड़ों में जाता है। उसको बेटा हम बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे। आप छोटी सी जानकारी प्राप्त करके रखिए। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देती है ना, हमने सीखा है रेस्पिरेशन में। तो यहां पर देखिए, शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है। ओके, यहां पर पाड़ नहीं बेटे, यहां पर पाई जाती है। शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है, दो प्रकार के ब्लड वेसल्स जो है हमारे शरीर में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? धमनी और शिरा। क्या कहा जाता है उनको? धमनी और शिरा, यानी कि आर्टरीज एंड वेन्स। क्या कहा जाता है बेटा उनको? आर्टरीज एंड वेन। देखो, ये वेन है, ये आर्टरी है। अब वेन को हम ब्लू कलर में रिप्रेजेंट करते हैं और आर्टरी को रेड कलर में दिखाया जाता है। ये क्यों दिखाया जाता है, इसका रीजन क्या है, ये सभी हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो है कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। दो प्रकार के ब्लड वेसल्स है। पहला है आर्टरीज, आर्टरीज। दूसरा है वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स। अब ये आर्टरीज और वेन्स को हम क्या कहते हैं बेटा? आर्टरीज को हम धमनियां कहते हैं, धमनियां। और वेन्स को हम क्या कहते हैं? जानते हो आप लोग? शिरा कहते हैं। वेरी गुड, शिरा। ठीक है। तो आर्टरीज और वेन, ये दो प्रकार की रक्त वाहिनियां हमारे शरीर में होती है। तो अभी अभी के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। अगले क्लास में हम आर्टरीज के क्या कार्य है, वेन्स के क्या कार्य है, ये दोनों कैसे परिसंचरण में सहायता करते हैं, कैसे सहायक होते हैं, हृदय तक कौन ले जाता है, हृदय से वापस कौन लेकर आता है, ये सभी बातें हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। तो अभी हमारा समय हो चुका है। किसका समय हो गया है बेटा? बिल्कुल सही, अभी हमारा समय है एमसीक्यू का। तो चले हम लोग क्वेश्चंस को देखें। आप अच्छी तरह से क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए, तो हमारे प्रश्न क्या क्या है जरा देखते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य सहित अधिकांश जंतुओं में परिवहन का कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? मनुष्य सहित अधिकांश जंतुओं में परिवहन का कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? जाइलम और फ्लोएम, परिसंचरण तंत्र, वाष्पोत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जी तंत्र। मनुष्य सहित अधिकांश जंतुओं में परिवहन अथवा ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? तो ये चारों ऑप्शंस आप देखिए, इनमें आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। आगे चले। अगला प्रश्न है, जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया परिवहन का ही एक भाग है
जिसका उद्देश्य क्या है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। आप जानते हो बेटा, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा, जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसके द्वारा बाहर को निकाला जाता है। अब इसमें जो है परिवहन का कार्य बहुत ज्यादा होता है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है। शरीर के, देखो ऑप्शंस क्या क्या है। शरीर के विभिन्न भागों तक भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, अथवा प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना। तो ये चारों ऑप्शंस आप देखिए। प्रश्न क्या था हमारा, जंतुओं में, सॉरी, जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया परिवहन का ही एक भाग है। इसका उद्देश्य पूछा है आपसे। शरीर के विभिन्न भागों तक भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, अथवा प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे चले। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए बेटा। जंतुओं और पौधों में पदार्थों के परिवहन की मुख्य आवश्यकता क्या होती है। जंतुओं और पौधों में पदार्थों के परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, उसकी आवश्यकता क्या होती है। केवल भोजन और जल का परिवहन, शरीर के विभिन्न भागों तक आवश्यक पदार्थ पहुंचाना और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, केवल गैसों का परिवहन करना, या केवल पोषक तत्वों का परिवहन। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है। आई होप सबने आंसर ठीक से देख लिया है, कर लिया है। तो हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, रक्त क्या है। रक्त क्या है। ऑप्शन ए, रक्त तरल पदार्थ या द्रव है। ऑप्शन बी, यह रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। सी, यह पाचित भोजन को शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। और पांच डी है, उपरोक्त सभी। तो आपने अभी अभी पढ़ा है कि रक्त क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो आपने उसको सोच समझकर इसका आंसर देना है बच्चों। आगे बढ़े हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णक होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन, केराटिन, ए और बी दोनों, क्लोरोफिल। लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णक अथवा कौन सा पिगमेंट जो है प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, या कौन से साधनों की आवश्यकता होती है। भोजन, जल, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, ये हमारा छठवां प्रश्न है। आगे चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। रक्त का तरल भाग जो है वो क्या कहलाता है। प्लाज्मा, कोशिकाएं, धमनियां, इनमें से कोई नहीं। रक्त का जो तरल भाग हो, जो फ्लूइड पार्ट होता है, उसको क्या कहा जाता है। प्लाज्मा, कोशिकाएं, धमनियां, या इनमें से कोई नहीं। आठवां प्रश्न देखिए, रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है। रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक, दो, तीन, या चार। तो आपको बताना है ब्लड के सेल्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं, आपने बताना है। अगला है नौवां प्रश्न, हमारे शरीर पर परिसंचरण तंत्र कौन बनाता है। हमारे शरीर पर यानी कि हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र कौन बनाता है। हृदय, रक्तवाहिनियां, ए और बी,
त्वचा। हमारे शरीर का परिसंचरण जो तंत्र है वो किन से बना होता है? हृदय, रक्तवाहिनियां, ए और बी, त्वचा। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं और सभी अंगों में क्या परिवहन करता है? हीमोग्लोबिन किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारे सभी सेल्स में? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन का, या मैग्नीशियम का? हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं में और सभी अंगों में किसका परिवहन करता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन अथवा मैग्नीशियम? तो आई होप बच्चों सभी ने क्वेश्चंस देख लिए हैं और आंसर्स आपने नोट कर लिए होंगे। तो क्या हम आंसर्स की तरफ जा सकते हैं? आंसर देख सकते हैं सबके? चलिए देखते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न था वो था, मनुष्य सहित अधिकांश जंतुओं में परिवहन का कार्य कौन करता है? किसके द्वारा होता है बेटा? जाइलम और फ्लोएम नहीं, बाष्पोत्सर्जन तंत्र नहीं, उत्सर्जन तंत्र नहीं, ये होता है किससे? परिसंचरण तंत्र द्वारा। किसके द्वारा होता है बेटा? परिसंचरण तंत्र अथवा सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया परिवहन का ही भाग होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है बेटा? हमारे शरीर से अपशिष्टों को बाहर निकालना। ये क्या होता है? जी हाँ, क्या होता है बेटा? देखो, शरीर के विभिन्न भागों तक भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाना ये उद्देश्य नहीं होता। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, है ना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना। प्रकाश संश्लेषण तो हमारे शरीर में होता ही नहीं है। तो बेटा ये क्या होता है? शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये इसका उद्देश्य होता है। तीसरा है, जंतुओं और पौधों में पदार्थों के परिवहन की मुख्य आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता होती है? केवल भोजन और जल का परिवहन करना होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक आवश्यक पदार्थ पहुंचाना और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना होता है, या केवल गैसों का परिवहन करना होता है, या केवल पोषक तत्वों का परिवहन करना होता है? तो बच्चे, परिवहन का अर्थ क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों तक आवश्यक पदार्थों को पहुंचाना, साथ ही साथ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। चौथा देखिए आप, रक्त क्या है? रक्त देखो, तरल पदार्थ या द्रव होता है। यह रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। तो बेटा ये सभी जो विशेषताएं ऊपर दी गई है, ये सभी विशेषताएं किसकी है? रक्त की है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्या आंसर देंगे? उपरोक्त सभी। पांचवा देखिए आप, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णक होता है? कौन सा वर्णक होता है? उसको उस रेड कलर जो देता है वो एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। छठवा देखिए आप, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? भोजन, जल, ऑक्सीजन, इन सभी की आवश्यकता होती है। तो हम यहां पर आंसर लिखेंगे उपरोक्त सभी। सातवां देखिए बेटा, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, है ना। बाकी जो होता है कोशिकाएं होती है। रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? हमने पढ़ा हुआ है 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है रक्त में। कौन कौन से? आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा प्लेटलेट्स। ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं जो होती है वो ब्लड में यानी कि ब्लड सेल्स में जो है यानी कि ब्लड में जो है तीनों प्रकार की कोशिकाएं होती है। अब नौवा देखिए बेटा, हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र कौन बनाता है? कौन बनाता है बेटा? देखो, हृदय मुख्य ऑर्गन होता है और इसके साथ साथ कार्य करने वाले रक्त वाहिनियां होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स कॉन्स्टिट्यूट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ए और बी ये दोनों आंसर जो है इसका आंसर रहेगा। अब 10वां देखिए बेटा, हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं और सभी अंगों में किस चीज का परिवहन करते हैं? किसका परिवहन करते हैं वे? ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, है ना। तो सभी बच्चों ने आंसर्स कर लिए हैं बेटा। सब आप एक और बार अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए। सभी देखिए आपने सही किया है। फर्स्ट का बी है, सेकंड का बी ऑप्शन सही है,
थर्ड का बी ऑप्शन है, फोर्थ का डी ऑप्शन, फिफ्थ का ए ऑप्शन, सिक्स्थ का डी ऑप्शन, सेवेंथ का ए ऑप्शन, एट्थ का सी ऑप्शन, नाइन्थ का सी ऑप्शन एंड टेंथ का बी ऑप्शन। तो आई होप सभी ने कर लिए हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे, तो आज की क्लास सभी को समझ में आई है, सबको क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है ये सब? ठीक है, तो अगले क्लास में हम और भी बातें करेंगे रक्त वाहिनियों के बारे में, जिन्हें हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं, धमनियां और शिरा कहते हैं। तो अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।